हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है हेल्थ साइंस पर। हेल्थ साइंस भी हमारा 2-3 टॉपिक और बचा है। हमने हेल्थ साइंस पूरा कवर अप कर लिया है। जो भी आपके थोड़े बहुत बच रहे होंगे वो भी हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप कर लेंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था? कल की क्लास में हमने घरेलू देशज औषधियों के बारे में समझा था। उससे पहले हमने सामान्य घरेलू दुर्घटना के बारे में समझा था। तो कल जो हमने देशज औषधियों के बारे में समझा, तो सबसे पहले हमने देखा कि औषधियों का महत्व क्या है। एक तो ये रोग की गंभीरता को कम करता है, गृहिणी के समय और धन की बचत करता है। साथ ही साथ ये गृहिणी को सदुपयोग करने के लिए, यानी कि जो भी उसके घरेलू औषधि हैं, उनसे जो गृहिणी है उसको साहस मिलता है और वो अपने जो सामान हैं, घर के जो सामान हैं, मसाले हैं, उनसे उनका उपयोग करके लोगों के जीवन की रक्षा करती है। साथ ही साथ हमने तमाम प्रकार की औषधियों के बारे में बात किया था, जिसमें हमने मसालों में ज़िक्र किया था अजवाइन का, दालचीनी का, छोटी इलायची का। साथ ही साथ हमने देखा था कि सौंफ क्या है, हींग, अदरक और राई, ये तमाम प्रकार के मसालों के बारे में हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने कुछ अन्य जड़ी-बूटियों की भी चर्चा की थी, जिसमें आ रहा था आपका तुलसी, पुनैन, मुलेठी, आंवला, नीम की पत्ती, बेल, ये सारी चीज़ें हमारी आ रही थी किसमें? कुछ अन्य औषधियों में। लास्ट में हमने चर्चा किया था रासायनिक औषधियाँ क्या हैं जो हमारे घरों में पाई जाती हैं। जिसमें हमने सबसे पहले ज़िक्र किया था अमोनिया का, जो कि मूर्छा के वक़्त सुंघाने का काम आता है, या कोई जैसे विषैला कीट ने काट लिया, डंक मार दिया, तो ऐसे समय में भी हम उपयोग कर रहे थे। अमृत धारा की चर्चा की थी, जो कि जी मिचलाने या वमन के समय दिया जाता है। डिटॉल, जो कि एक कीटनाशक था। बर्नॉल, जो हमारे जले हुए स्थान पर लगाने की एक बहुत अच्छी क्रीम थी। आयोडेक्स, जो कि दर्दनाशक औषधि है। पैरासिटामॉल, हम सब जानते हैं कि ये ज्वर में काम आता है। पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि जो लाल दवा है, ये आपने जो हमारे जल की कठोरता है, उसको दूर करने में इसका नाम आपने सुना था। साथ ही साथ ये जो डंक मार देते हैं बिच्छू या कोई कीट-पतंगा खा लेता है, तो घाव भरने से उसमें विष जो होता है, वो नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ स्प्रिट की बात की थी, जो कि निसंक्रमण का कार्य करता है, और बोरिक एसिड का भी बात हमने किया था। ये तो हमने बात कर लिया था कि कौन-कौन से ये जो आपके होते हैं घरेलू औषधियाँ। आज हमें क्या बात करना है? आज हमें बात करना है विष प्रतिकारक पदार्थ। विष प्रतिकारक यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि विष कौन-कौन सा। प्रतिकारक यानी कि जो विष को काटने वाला दवा है, वो क्या है? आपका प्रतिकारक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये विष क्या चीज़ है? क्या होता है विष? ठीक? तो सबसे पहले आता है हमारा विष। वह सभी पदार्थ जो शरीर में जाकर विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, विष कहलाते हैं। यानी कि विष कोई एक चीज़ नहीं है, विष ऐसी चीज़ है जो कि आपके आपके शरीर में जाकर विषाक्तता उत्पन्न करती है, वही विष कहलाती है। हमारे शरीर में विषैले पदार्थ पहुंचकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। विषैला पदार्थ मुंह से या फिर कीट आदि के द्वारा काटने से शरीर में पहुंच जाता है। वैसे अमूमन हम क्या कह देते हैं, विष खा लिया है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो विष हम मुंह के द्वारा खाते हैं वही हमारा विष होता है। विष आपको
अगर कोई जीव जंतु काट लिया है, क्या जो साँप काटता है उसके वो विष नहीं डालता है? उससे भी हमारे शरीर में विष पहुँचता है। बिच्छू ने डंक मारा, उससे भी हमारे शरीर में विष पहुँचा। कोई ये ततैया वगैरह ने काट लिया, तो ये भी हमारे शरीर में विष पहुँचाते हैं। तो विषैले पदार्थ क्या करते हैं, या तो ये मुँह के द्वारा या फिर किसी कीट वगैरह ने काट लिया है तो उसके माध्यम से ये हमारे शरीर में पहुँचते हैं, हमारे शरीर को हानि पहुँचाते हैं। अब ये विष कई प्रकार के होते हैं। ये जो विष होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। तो ज़रा हम उन्हीं को समझ लेते हैं कि ये विष कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जलन उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ, यानी कि ऐसे कौन-कौन से विष होते हैं जो जलन उत्पन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जलन उत्पन्न करने वाले हैं, तो हमारे शरीर में ये जिस भाग में लग जाते हैं वहाँ पर जलन उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये जहाँ पर भी टच हो जाएँगे, ये वहाँ पर जलन उत्पन्न करते हैं। तो ये आपसे 2021 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जलन उत्पन्न करने वाला विष, आहार नाल को हानि पहुँचाने वाला विष, निद्रा वाला विष या फिर तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाला विष कौन-सा है? ये 4 प्रकार के विष होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम ये जो जलन उत्पन्न करने वाले हैं उनमें कौन-कौन आता है ज़रा हम उसको देख लेते हैं। पहला है कास्टिक सोडा, अमोनिया, कार्बोलिक अम्ल, खनिज अम्ल। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो हमारे शरीर में जलन उत्पन्न करते हैं। खाने में विष, जीभ, गले, मुख, आमाशय, इन सब में जलन उत्पन्न करता है। इसके साथ-साथ सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ठीक? तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि जलन उत्पन्न करने वाले विषैले पदार्थ कौन-कौन से हैं? इन चारों का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक? ये तो हमने देख लिया एक जो जलन उत्पन्न कर रहे हैं। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है जो हमारे आहार नाल को हानि पहुँचा रहा है। आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले विष कौन से हैं? अब आहार नाल को हानि पहुँचा रहे हैं, तो इस प्रकार के विष से पेट में जाकर ये हानि पहुँचाते हैं। इससे जो गला है, मुँह है, ग्रास नली है, आमाशय है, आंत है, इन सभी चीज़ों में दर्द और जलन होता है। इससे जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसके पेट में जैसे सुइयों के चुभने जैसा दर्द होता है, यानी कि दर्द बहुत होता है। इसके साथ-साथ उसका जी मिचलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंतर्गत आता क्या है? इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है, हालाँकि आपसे अगर पूछा जाएगा आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले विष क्या करते हैं? तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेट में दर्द होता है, मुँह में जलन होगा, दर्द होगा, गले में होगा, ग्रसनी में होगा, आमाशय में होगा, आंतों में होगा। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएँगे। ध्यान आपको यहाँ क्या रखना है? ध्यान यहाँ पर आपको इसके उदाहरण को ध्यान रखना है। ये उदाहरण हैं इसके, ठीक? कौन-कौन सा है? तो सबसे पहले बात करेंगे संखिया की। संखिया आता है, पारा, पिसा हुआ शीशा आता है, सड़े गले भोज्य पदार्थ। तो ये विष कभी-कभी आंतों को काट भी देते हैं, ठीक? जैसे पिसा हुआ शीशा हो गया, पारा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? ये सारी की सारी चीज़ें कभी-कभी आपके आंतों को काट भी देती हैं। तो आप देखिए कितना हानिकारक विष है ये, ठीक? अब अगला जो विषय है हमारा, अगला विष आ जाता है नींद लाने वाले विष। नींद लाने वाले विष में क्या है? तो इन विषों के प्रभाव से व्यक्ति को नींद आने लगता है। जैसे-जैसे विष का प्रभाव बढ़ता है, वैसे-वैसे निद्रा बढ़ती जाती है, व्यक्ति चेतनाहीन हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? अफ़ीम और मॉर्फिन को आप ध्यान रखेंगे, ठीक?
अफ़ीम, मॉर्फिन को आप ध्यान रखेंगे तो ये आप अगर इनका सेवन ज़्यादा कर ली हैं तो निद्रा के साथ-साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक? लास्ट में हम बात करेंगे जो चौथा है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले विष। यानी कि तंत्रिका तंत्र को जो हानि पहुँचा रहे हैं वो कौन-कौन से विष हैं। अब ये विष तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। इसके प्रभाव से जो व्यक्ति है उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। कभी-कभी ये किसी अंग का पक्षाघात भी कर देते हैं। तो इसमें आपका आता क्या है? इसमें आता है आपका भांग, गांजा, मदिरा, तम्बाकू, क्लोरोफॉर्म, धतूरा। ये सारे के सारे आपके आते हैं तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने में। ये तो हमने बात कर ली कि तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचाने वाले, नींद लाने वाले और जलन उत्पन्न करने वाले, साथ ही साथ आहार नाल को हानि पहुँचाने वाले विष कौन-कौन से हैं। अगर किसी व्यक्ति ने विष खाया हो तो उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले व्यक्ति के आसपास आप देखेंगे कि अगर उसने कुछ खाया है तो शीशी या फिर कुछ रैपर वगैरह आपको मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा। व्यक्ति के होंठ या फिर उसके जीभ का अवलोकन कर सकते हैं। यदि आपको जले का निशान हो तो आपको समझ जाना है कि व्यक्ति ने जहर खाया है या फिर विष का पान किया है। होंठ का रंग नीला या फिर काला हो जाना, व्यक्ति की सांस में कुछ महक होगी जिससे आप विष की पहचान कर सकते हैं। व्यक्ति के कपड़ों को देखिएगा, यदि उसके जेब में कोई पत्र मिले या फिर ऐसे आपको पता चल सकता है उसको देखकर कि उसने जहर खाया है। विषैले पदार्थों से आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं या फिर फैल जाती हैं। तो धतूरे के विष से जो पुतलियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं, लेकिन अफ़ीम से पुतलियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। व्यक्ति की नींद या बेहोशी को देखकर विष की जानकारी आप ले सकते हैं। व्यक्ति को अगर उल्टी हो रही है तो उसकी परीक्षा करके विष को पहचान सकते हैं। आप तुरंत डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ों से आप पहचान सकते हैं विष खाया गया है। अब ये तो हमने देखा विष कौन-कौन से हैं, लेकिन विष अगर व्यक्ति ने खाया है तो उसका उपचार क्या करना है, हमें ये समझना है। यानी कि विष प्रतिकारक पदार्थ कह सकते हैं, विष प्रतिरोधक पदार्थ यानी कि उस विष को काट देने वाला पदार्थ क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विष खा लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले ये तो हम जब जान पाएँगे कि क्या है, तब हम उसको शायद ये आपका यहाँ से निकल गया है नहीं, एक हमने चार्ट लगाया था, जिसमें था कि अगर कोई व्यक्ति विष खा लिया है तो क्या करना है। वैसे ही समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है, बस जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जहर खाया है उसके बाद आपको करना क्या है? मरीज़ अगर होश में होगा तो आप उसे मृदु जल पिलाएँगे, एम्बुलेंस के लिए किसी को भेजेंगे। जब तक डॉक्टर व एम्बुलेंस ना आ जाए आप मरीज़ की निगरानी करेंगे। वहीं अगर मरीज़ बेहोश होगा तो उसकी सांस ठीक से चल रही है कि नहीं। यदि सांस ठीक से ना चल रही हो तो आप उसे कृत्रिम सांस दीजिए। मरीज की स्थिति में सुधार है या नहीं सुधार है। अगर सुधार है तो डॉक्टर के आने तक आप उसकी निगरानी कीजिए, और अगर उसके स्थिति में कोई सुधार नहीं है तो आप उसे कृत्रिम सांस देते रहिए जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए। ठीक। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें करना क्या है। अब आगे हम ये देखते हैं, हमें ये देखना है कि वो विष प्रतिकारक या फिर प्रतिरोधक पदार्थ कौन से हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक। तो हम देख लेते हैं कौन-कौन है। सबसे पहले विष के विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें हम प्रतिकारक कहते हैं। कुछ विषों के प्रतिरोध पदार्थ निम्न है। यानी कि प्रतिकारक वही होता है जो विषैले पदार्थों को नष्ट करता है। इसके सेवन से
विष का प्रभाव कम हो जाता है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विष का कौन सा प्रतिरोधक है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जलने पर क्या लगाना है। अगर किसी व्यक्ति ने नींद की गोली खा ली है तो उसके लिए हमें क्या करना है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आपके पास भले ही कितना भी प्रतिकारक रखा रहे, वो किसी काम का नहीं है। ठीक? तो हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो भोजन नाल को, या फिर जिसे हम कह रहे थे आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष के प्रतिकारक पदार्थ, यानी कि जो भोजन के नाल को यानी कि आहार नाल को हानि पहुंचाते हैं, उसके प्रतिकारक कौन कौन से हैं। तो हमने बात किया था संखिया का। संखिया का प्रतिकारक क्या है? तो इसका प्रतिकारक टैनिक एसिड होता है। क्या होता है? टैनिक एसिड होता है, नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? दूसरा गंधक आ जाता है। गंधक, तो यह एक अम्लीय विष होता है। गंधक क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हमें पता है। तो गंधक क्या है? गंधक एक अम्लीय विष है। इसके लिए प्रतिकारक पदार्थ कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम है। गंधक का जो प्रतिकारक पदार्थ है, क्या है वो? तो वो है कार्बोनेट और मैग्नीशियम। यह गंधक के विष के प्रभाव को कम करता है। गंधक के विष के प्रभाव को कौन कम करता है? तो वो करता है कार्बोनेट और मैग्नीशियम। ठीक? अब ये हमने पहला देखा जो हमारे आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले प्रतिकारक थे, उनके बारे में हमने चर्चा की। दूसरी बात हम कर लेते हैं नींद उत्पन्न करने वाले विष के बारे में। नींद उत्पन्न करने वाले विष के बारे में आपने सुना ही था। जो एक था अफीम और दूसरा था मार्फिन। अब अफीम या मार्फिन की बात की जाए, इसके साथ ही साथ नींद की गोलियां होती हैं। अफीम क्या होता है? अगर अफीम का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर को हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस जो विष है यानी कि जो अफीम है, इसका जो सर्वोत्तम उपचार है वो ये है कि गर्म पानी में नमक मिलाकर वमन कराना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने अफीम की मात्रा का अधिक सेवन कर लिया है तो ये उसके शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में व्यक्ति को गर्म पानी में नमक मिलाकर वमन कराना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने नींद की गोलियां ली है तो उसका उपचार भी अफीम के ही समान होगा, यानी कि उसे भी गर्म पानी में मिलाकर नमक मिलाकर वमन कराना चाहिए। अब ये जो व्यक्ति है जिसने नींद की गोलियां ली हैं, व्यक्ति का पेट एकदम साफ किया जाता है। इससे जो वमन वगैरह कराया जाता है तो व्यक्ति का पेट एकदम से साफ हो जाता है। ठीक? ये हमने बात की जो दूसरी यानी कि नींद उत्पन्न करने वाले जो विष प्रतिकारक थे उनकी बात की। अब हम तीसरी बात करते हैं किसकी? तीसरी आ जाती है हमारी जलन पैदा करने वाले विषों के प्रतिकारक पदार्थ, यानी कि जलन उत्पन्न करने वाले विषों के प्रतिकारक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो जलन दो प्रकार के पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक होता है अम्लीय और एक होता है क्षारीय। जब कल आपने जलना या झुलसना पढ़ा था तो उसमें भी आपने ये देखा था कि जलना या झुलसना ये क्या करते हैं? ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। आपने देखा था अगर कोई व्यक्ति अम्ल के माध्यम से जलता है तो क्या होता है, क्षार के माध्यम से जलता है तो क्या होता है। तो वही यहाँ पर आपको बताया जाता है जो जलन है, जलन दो चीजों से उत्पन्न होता है, एक अम्ल और एक क्षार से। तो क्षारीय विष क्या है? क्षारीय विष के प्रभाव को कम करने के लिए अम्लों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, ये इसके लिए उत्तम हो गए। ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई व्यक्ति क्षार से जला है तो उसको क्षारीय माध्यम का प्रयोग आप करें।
क्षारीय माध्यम के लिए अम्लीय माध्यम का प्रयोग करना होता है और अम्लीय विष के लिए आपको क्षारीय विष का प्रयोग करना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो क्षारीय विष है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको अम्ल का प्रयोग करना है। जैसे नींबू का रस हो गया, सिरका हो गया, ये सारी चीजें उत्तम होती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अम्लीय विष की। यानी कि अगर अम्लीय विष गया है, जलन पैदा कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए क्षारीय प्रतिकारक, यानी कि अम्लीय विष गया है तो उसके लिए आपको क्षारीय प्रतिकारक पदार्थ का प्रयोग करना है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्लों के प्रभाव को कम करने के लिए आप किन पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल अम्ल हैं ये सारे ना, तो इनके लिए आपको क्षार का ही प्रयोग करना है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अम्लीय विष कौन है या फिर क्षारीय विष कौन है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अम्लीय में कौन है, क्षारीय में कौन है। तो अगर अम्लीय विष को कम करना है, अम्लीय विष के प्रभाव को कम करना है, तो क्षारीय प्रतिकारक का उपयोग करना होगा। अब क्षारीय प्रतिकारक में आप जैतून का तेल पानी में डालकर प्रयोग कर सकते हैं। क्या? जैतून का तेल। दूसरा, पानी में चूना या फिर खड़िया मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, रोगी को खूब ज़्यादा दूध पीने के लिए आप दे सकते हैं। तो अगर अम्लीय विष का प्रतिकारक क्या क्या है, तो अम्लीय विष का प्रतिकारक क्षारीय प्रतिकारक होता है, जिसमें आप जैतून का तेल डालकर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। पानी में चूना या फिर खड़िया का प्रयोग कर सकते हैं। रोगी को खूब ज़्यादा दूध देने की आवश्यकता है, आप उसे खूब ज़्यादा दूध पीने के लिए दीजिए। तो ये हमने देख लिया कि जो जलन उत्पन्न करने वाले विष हैं, उनके प्रतिकारक कौन कौन से हैं। ठीक, अब अगला आ जाता है आपका, अगला है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष प्रतिकारक। यानी कि आपने तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष में क्या क्या देखा था। आपने देखा था भांग, गांजा, मदिरा, तंबाकू, क्लोरोफॉर्म, धतूरा। ये सारे के सारे, ये जो सारे विष हैं, ये सारे के सारे आपके तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचा रहे थे। तो जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है भांग व गांजा। यानी कि भांग और गांजा का जो प्रतिकारक है वो क्या है। तो व्यक्ति को खट्टे अचार व नींबू चटाना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने भांग और गांजा का अधिक सेवन कर लिया है, तो उस व्यक्ति को खट्टे अचार और नींबू चटाना चाहिए। व्यक्ति को वमन कराना चाहिए। यदि रोगी बेहोश ना हो तो उसे गर्म दूध पिलाना चाहिए। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसे होश में लाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति होश में हो, यानी कि बेहोश ना हो, तो ऐसे में उसे गर्म दूध पिलाना चाहिए। और ये भांग गांजा आज भी खूब पिए जाते हैं। कब? तो ये भांग गांजा का उपयोग हम करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर। आप सभी ने देखा होगा कि जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है, तो ऐसे में गांव में कहीं ना कहीं ऐसी एक जगह इकट्ठा होते हैं लोग और वहाँ पर भांग बनाते हैं और शिव जी को चढ़ाते हैं, खुद भी पी लेते हैं। नहीं तो आपने होली में ज़रूर देखा होगा, होली में भांग वगैरह खाने की वजह से हादसा बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं, लोग कहीं ना कहीं कटते मरते रहते हैं। तो वो भांग और जो गांजा है उसका अधिक सेवन कर लेते हैं, जिससे उनका जो तंत्रिका तंत्र है उसको हानि पहुंचता है। उनके जो सोचने समझने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति होश में नहीं रहता है, व्यक्ति चेतन की अवस्था में नहीं रहता है, उसे चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक,
तो अगर व्यक्ति ने भांग या गांजा खा लिया है ज़्यादा मात्रा में, तो आप उसे खट्टी चीज़ें दीजिए, अचार चाटने के लिए दीजिए, नींबू दीजिए, उसका वमन कराइए, यानी कि व्यक्ति को वमन कराइए। अगर वो होश में है, बेहोश नहीं है, तो उसे आप गर्म दूध पीने के लिए दे सकते हैं। अगला है मदिरा। अत्यधिक मदिरा सेवन करने से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र चेतनाहीन हो जाता है। व्यक्ति की अपनी चेतना नहीं रह जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति को वमन कराना चाहिए। वमन कराकर उसके पेट को साफ करना चाहिए। गर्म पानी में नींबू और नमक डालकर उसको पीने के लिए देना चाहिए। सबसे पहले आप ये जो आपने विष के नाम सुने कि तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले, नींद उत्पन्न करने वाले, भोजन नाल यानी कि आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले, जलन उत्पन्न करने वाले, ये सारे जो आप विष हैं ये कौन कौन से हैं। तो जब व्यक्ति ने अत्यधिक मदिरा का सेवन कर लिया है, अत्यधिक मदिरा का सेवन करने से तंत्रिका तंत्र जो है वो चेतनाहीन हो जाता है। तो रोगी को वमन करा के पेट को साफ करना चाहिए। गर्म पानी और नमक मिलाकर पानी पीने के लिए उसको देना चाहिए। अगला है तंबाकू। तंबाकू अधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें निकोटिन नामक विष पाया जाता है। ये जो तंबाकू होता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटिन नामक विष पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे जो ये विषैले पदार्थ हैं इनमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है चाय में क्या पाया जाता है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या पाया जाता है। ठीक, तो यही सब आपसे पूछे जाते हैं कि तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है निकोटिन। फिर आप क्या करेंगे, रोगी को वमन कराएंगे। वमन कराने के बाद आप उसे चाय या कॉफ़ी पिलाएंगे। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति ने तंबाकू का सेवन अधिक कर लिया है तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका अधिक सेवन हानिकारक है क्योंकि इसमें निकोटिन पाया जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति को वमन कराना चाहिए और उसको जो है कॉफ़ी या चाय पीने के लिए देना चाहिए। अगला है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म क्या है, तो एमाइल नाइट्राइट इसके प्रभाव को कम करता है। यानी कि अगर क्लोरोफार्म का किसी ने सेवन किया है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ध्यान रखेंगे इमाइल नाइट्राइट इसके प्रभाव को कम करता है, यानी कि इमाइल नाइट्राइट उसको देना है। लास्ट है आज का धतूरा। धतूरा क्या है, तो व्यक्ति को होश में लाकर वमन कराना चाहिए अगर उसने धतूरा खा लिया है। इसके बाद गर्म दूध में ब्रांडी डालकर उसको देनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा धतूरा। ज़रा एक बार मुझे ये बताइएगा कि ये जो ब्रांडी है क्या ये आपके नशीले पेय पदार्थों में आता है या नहीं आता है। ठीक, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धतूरा खाने से क्या होता है, व्यक्ति को होश में लाकर उसको वमन करवाना चाहिए। साथ ही साथ आपको गर्म दूध में ब्रांडी डालकर उसको देना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, विष और विष प्रतिकारक के बारे में हमने समझा। इससे पहले हमने समझा था घरेलू देशज औषधियों के बारे में, घरेलू दुर्घटनाओं के बारे में। वैसे आपको पता है कि हमने बिल्कुल इसको समाप्त कर लिया है। बस हमारे 2 टॉपिक और बच रहे हैं। एक तो हमारा बच रहा है, कल हम देखेंगे पट्टियों के बारे में समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे थोड़ा सा रोगी का कमरा कैसा हो, रोगी का बिस्तर कैसा हो, गृह परिचर्या क्या होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी। देन हम करेंगे प्रैक्टिस और फिर स्टार्ट करेंगे अपना फिजियोलॉजी। तो अगर आप में से जिसके पास भी बुक होगा तो पढ़कर आइएगा। ठीक, पट्टियों के बारे में। वैसे एक बार हम देख लेते हैं, आज हमारे लिए ये विष बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से विष हमारे किस में आ रहे हैं।
तो हमने सबसे पहले बात की थी जलन उत्पन्न करने वाले विष में, जिसमें आपका आ रहा था कास्टिक सोडा, अमोनिया, कार्बोलिक अम्ल, खनिज अम्ल। ये आपके 4 आ रहे थे जलन उत्पन्न करने वाले विष के अंतर्गत। दूसरा हमने देखा था आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष, यानी कि आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले विष कौन कौन से हैं, हमने उन पर भी चर्चा की थी। तो कौन कौन से थे आहार नाल को हानि पहुंचाने वाले? संखिया था, पारा था, पिसा हुआ सीसा था, सड़े गले भोज्य पदार्थ थे। तीसरा हमने बात किया नींद लाने वाले विष, तो इसमें हमने अफीम और मार्फिन की बात की थी। साथ ही साथ कुछ गोलियां भी होती हैं जो कि निद्रा लाने का कार्य करती हैं। लास्ट हमने देखा था तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष, जिसमें हमने बात किया था भांग, गांजा, मदिरा, तंबाकू, क्लोरोफॉर्म और धतूरा। इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। साथ ही साथ जो प्रतिकारक थे, तो जो भोजन आहार नाल को विष पहुंचाने वाले जो प्रतिकारक थे, यानी कि जो विष प्रतिकारक हैं, उनमें संख्या में टैनिक एसिड पाया जा रहा था। गंधक क्या कर रहा था? कार्बोनेट और मैग्नीशियम है। गंधक के लिए कार्बोनेट और मैग्नीशिया है, ये गंधक के प्रभाव को कम कर रहा था। साथ ही साथ अफीम अगर किसी ने खा लिया है तो गर्म पानी में नमक मिलाकर उसको वमन कराना चाहिए, और जो गोलियां ले लिया है उसको भी इसी तरह से हमें उपचार करना है। जलन पैदा करने वाले में हमने देखा था कि क्षारीय विष के लिए अम्लीय प्रतिकारक होता है और अम्लीय विष के लिए क्षारीय प्रतिकारक होता है। साथ ही साथ हमने भांग, मदिरा, गांजा, तंबाकू और क्लोरोफॉर्म धतूरे की भी चर्चा हमने की थी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था विष और विष प्रतिकारक के बारे में। आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। फिर से बता रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बस ज़्यादा नहीं, 4-6 पॉइंट आप इसमें से निकाल लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अभी आपने पिछली बार ही देखा था कि यहाँ से टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 वाले में, ठीक। तो आप वहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था, मुझे ऑप्शन नहीं याद आ रहा है। तो ये तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला और एक निद्रा विषकारी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। क्यों? क्योंकि ये आप ही के बुक में है। अगर कभी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, हम कंफ्यूज होते हैं, अदर ऑप्शन सही करते हैं, तो ये हमारी डिस्टरबेंस नहीं होती, ये बुक में अलग अलग बुक में चीज़ें अलग अलग दी होती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। बट हमें ध्यान रखना चाहिए, एक ही बुक से नहीं, हम 2-3 बुक से पढ़ते हैं तो हमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कभी कभी जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उसको थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, और आपको चीज़ें ना समझ में आए तो एक बार कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जैसे हमने संडे को एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था शायद डीपीटी का टीका किस रोग से बचाता है। तो हम सभी को पता है कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से बचाता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। हमने कई बार इस बारे में चर्चा किया है, तो कभी अगर प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो प्लीज़ उसे एक बार अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। हो जाती है गलती, हम भी इंसान ही हैं, तो जब खुद से क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑप्शन बनाने में कभी कभी इधर उधर हो ही जाता है, ठीक। तो आप लोग अगर जिसने भी सही नहीं किया होगा, हालांकि जो क्लास लेते हैं, प्रॉपर क्लास जिन्होंने ली है, वो जो गलतियां होती हैं उनको आराम से सुधार सकते हैं। अब जो क्लास नहीं लेते हैं, दिक्कत उनके लिए हो जाती है। तो प्लीज़ आप अगर नहीं देखे हैं तो वो डीपीटी का, उसमें तीनों ऑप्शन यानी कि चारों ऑप्शन गलत था, उसे एक बार सही कर लीजिएगा। डीपीटी यानी कि हमने कई बार पढ़ा है, डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस का टीका, मतलब ये टिटनेस तीनों से हमें बचाता है, ठीक। चलिए बस आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह की कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रात 9 बजे क्विज़ होती है, तो उसे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं उस क्विज़ को सॉल्व करके। बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पट्टियों के साथ में। पट्टी की आवश्यकता सबको पड़ती है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पट्टियों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।